विदाउट इधर उधर की बकवास हम अपना चैप्टर बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन करते हैं स्टार्ट। बायो का मतलब होता है लाइफ, क्लासिफिकेशन का मतलब होता है किसी भी ग्रुप में किसी भी चीज को डालना, ठीक है। मतलब कि लाइफ को क्लासिफाई किया जा रहा है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में। जब शुरू में लोगों ने ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई करना शुरू किया था तब उन्होंने सिर्फ अपने बेसिक नीड्स के लिए शुरू किया था, मतलब कि क्लोथिंग, हैबिटेट, खाना पीना, इसके लिए किया था। कोई भी अब पढ़ाई के चक्कर में नहीं किया था कि हमें बैक्टीरिया के अंदर जानना है कि कैसी सेल वॉल है, फंगी के अंदर जानना है कैसी सेल वॉल है। उन्होंने बेसिक नीड्स के लिए ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई किया था कि हमें पता चल पाए कि अगर हम ये चीज खा रहे हैं तो ये एक फिश है, ये एक चिकन है या जो कुछ भी है, ठीक है। तो सबसे पहले क्लासिफिकेशन एरिस्टोटल जी ने की। एरिस्टोटल जी ने 2 किंगडम क्लासिफिकेशन दी थी ऑन द बेसिस ऑफ मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स। तो उन्होंने 2 किंगडम क्लासिफिकेशन दी, प्लांट्स और एनिमल्स। प्लांट्स को हाइट के बेसिस पे उन्होंने क्लासिफाई कर दिया, हर्ब्स हो जाएंगे, श्रब्स हो जाएंगे और ट्रीज हो जाएंगे, ठीक है। एनिमल्स को कह दिया कि कुछ एनिमल्स विद आरबीसी होते हैं, विद रेड ब्लड सेल होते हैं जैसे कि हम ह्यूमंस, और कुछ एनिमल्स होते हैं जो कि विदाउट आरबीसी होते हैं जैसे कि कॉकरोच। लेकिन अब ये फेल कहाँ पे हुआ? ये फेल यहीं पे हो रहा है कि देखो, अगर एनिमल्स में विद आरबीसी विदाउट आरबीसी रख दिया गया, प्लांट्स में हर्ब श्रब्स ट्रीज रख दिए गए, तो बैक्टीरिया, फंगी, प्रोटिस्टा, ये सब कहाँ जाएंगे? ये सब भी तो ऑर्गेनिज्म ही है ना। तो यहाँ पे ये क्लासिफिकेशन फेल हो जाता है। फिर उसके बाद आए कार्लस लिनायस जी, जिन्होंने भी 2 किंगडम क्लासिफिकेशन ही दिया था, लेकिन जिसके पास सेल वॉल है और जिसके पास सेल वॉल नहीं है उसके बेसिस पर। जैसे कि प्लांट्स जिनके पास सेल वॉल होती है, तो जिस भी ऑर्गेनिज्म के पास सेल वॉल होगी वो प्लांट्स में चला जाएगा, और जिन ऑर्गेनिज्म के पास सेल वॉल नहीं होगी वो एनिमल्स में चलाया जाएगा। तो अब इसमें प्रॉब्लम कहाँ थी? तो इसमें प्रॉब्लम यहाँ पर थी कि फंगी के पास भी सेल वॉल होती है और प्लांट्स के पास भी सेल वॉल होती है, लेकिन जो फंगी होता है वो हेटेरोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म है और प्लांट्स ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म है जो कि अपना खाना खुद बनाता है। एक चीज और, तो फंगी की सेल वॉल काइटिन से बनी होती है, वही प्लांट्स की सेल वॉल सेलुलोज से बनी होती है। तो यहाँ पर ये क्लासिफिकेशन फेल हो गया। तो अब आए अर्नेस्ट हैकल जी, जिन्होंने 3 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया, प्लांट्स, एनिमल्स और प्रोटिस्टा। प्लांट्स में एल्गी भी आ जाती थी और लैंड प्लांट्स भी आ जाते थे। एनिमल्स में सारे ही मल्टी सेलुलर हेटेरोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म आ जाते थे, और प्रोटिस्टा में जितने भी यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स थे वो सभी आ जाते थे, जो कि प्लांट्स और एनिमल्स में फिट नहीं बैठते थे। उसके बाद आए कोपलैंड, जिन्होंने 4 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया। अब देखो 4 किंगडम क्लासिफिकेशन, मोनेरा, प्रोटिस्टा, प्लांटे, एनिमेलिया। तो अभी भी देखो तो फंगी यहाँ पर नहीं नजर आ रहा है। क्यों? क्योंकि फंगी को किसी ने क्लासिफाई ही नहीं किया था, अभी भी वो प्लांटे में ही है। उसके बाद आते हैं आर.एच. व्हिटेकर जी, जिन्होंने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया और इसी को हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं। ऑन द बेसिस ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन की उस ऑर्गेनिज्म का बॉडी कैसा है, फाइलोजेनेटिक उसका एवोल्यूशन जानने की भी इन्होंने कोशिश की, ठीक है। सेल स्ट्रक्चर, रिप्रोडक्शन, न्यूट्रिशन के बेसिस पे 5 किंगडम क्लासिफिकेशन किया। तो कौन कौन से क्लासिफिकेशन है ये देखते हैं। मोन्ड्रा, प्रोटिस्टा, फंगी, प्लांटे, एनिमेलिया, ये 5 किंगडम आपके हैं। देखो अब हमने देख लिया है कि आर.एच. व्हिटेकर ने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था। 5 किंगडम क्लासिफिकेशन को हम देख भी चुके हैं कौन कौन से होते हैं। अब इनके बारे में हम कुछ पढ़ लेते हैं, क्योंकि आपको आगे चल के प्रोकैरियोटिक क्या होता है, यूकैरियोटिक क्या होता है, ये सब देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले सेल टाइप देख लेते हैं, मोनेरा का कैसा होता है। तो सेल टाइप मोनेरा का होता है प्रोकैरियोट। प्रोकैरियोट मतलब कि जिसका जो डीएनए होता है वो ऐसे ही बीच में, सेंटर में, अभी आप जान लो सेंटर में पड़ा होता है, उसके पास कोई न्यूक्लियस नहीं होता है, कोई न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती है, ठीक है। सिंपल सा सेल होता है जैसे कि आप देख रहे हो। और वहीं अगर हम यूकैरियोटिक के बारे में बात करें तो यूकैरियोट्स में सारी चीजें होती हैं। एक वेल डेवलप्ड सेल होता है, सेल मेम्ब्रेन होती है, सेल वॉल होती है, न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है। जो कुछ सेल के अंदर छोटी छोटी चीजें होती है ना उसे हम ऑर्गेनेली बोलते हैं। तो ऑर्गेनेलीज होती हैं यूकैरियोटिक सेल में, और ऑर्गेनेलीज के भी मेम्ब्रेन होते हैं। तो यूकैरियोटिक मतलब कि नया टाइप का सेल है, एडवांस्ड सेल है, सभी चीज इनमें प्रेजेंट होती है, ठीक है। मोनेरा सिर्फ प्रोकैरियोटिक होता है, बाकी सभी सेल
यूकैरियोटिक होते हैं। ठीक है, आपको अच्छे से याद कर लेना है। उसके बाद हम सेल वॉल देखते हैं। तो सेल वॉल मोनेरा की नॉन सेलुलोजिक होती है, जिसमें पॉलीसेकेराइड और एमिनो एसिड होती है। प्रोटिस्टा में कुछ में सेल वॉल होती है, कुछ में नहीं होती है, तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। फंगी की सेल वॉल काइटिन से बनी होती है और प्लांटे की सेल वॉल सेलुलोज से बनी होती है। एनिमेलिया एक ऐसा किंगडम है जिसमें किसी भी मेंबर में सेल वॉल नहीं होती है। अभी हम पिछले कुछ क्लासिफिकेशन पढ़ के आए ना, जिसमें ऑन द बेसिस ऑफ सेल वॉल स्ट्रक्चर क्लासिफाई किया गया था, तो एनिमल्स को विदाउट सेल वॉल में रखा गया था क्योंकि इसमें सेल वॉल नहीं होती है। उसके बाद हम न्यूक्लियर मेम्ब्रेन को देख लेते हैं। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, देखो प्रोकैरियोटिक सेल में न्यूक्लियस ही नहीं होता है जिसके अंदर डीएनए होता है, वो डीएनए ऐसे ही सेंटर में होता है। ठीक है, तो जब न्यूक्लियस ही नहीं होगा तो न्यूक्लियर की मेम्ब्रेन कहां से आएगी, तो इसमें एब्सेंट होती है। बाकी सभी यूकैरियोटिक सेल है तो बाकी सभी में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है। ओके, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन मतलब कि वो जो ऑर्गेनिज्म है वो सेल से बने हुए हैं या टिश्यू से बने हुए हैं या ऑर्गन से बने हुए हैं या फिर ऑर्गन सिस्टम उनका पूरा है। तो देखो, मोनरा सेलुलर होता है, मतलब सेलुलर मतलब यूनिसेलुलर होता है, मतलब सिर्फ एक ही सेल से बना हुआ होता है। प्रोटिस्टा भी यूनिसेलुलर होता है, मतलब कि सिर्फ एक ही सेल से बना हुआ होता है। तो आपको ये बात याद रखनी है, मोनेरा प्रोकैरियोटिक है और यूनिसेलुलर है। प्रोटिस्टा यूनिसेलुलर है लेकिन यूकैरियोटिक है, बाकी सभी मल्टीसेलुलर हैं और यूकैरियोटिक है। ठीक है, फंगी पर आते हैं तो मल्टी सेलुलर होता है, इसमें लूज टिश्यू मिलते हैं। प्लांटे हैं, प्लांटे में टिश्यू ऑर्गन आने लगता है, जैसे कि जाइलम टिश्यू, फाइलम टिश्यू, ये सब आप आगे पढ़ने वाले हैं अगर आपको नहीं पता है तो। और एनिमेलिया में टिश्यू, फिर टिश्यू से ऑर्गन बनते हैं, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम बनता है, जैसे कि डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम, जो आप क्लास 10th में पढ़कर भी आए हैं, तो उन्हीं से पूरा एक ऑर्गेनिज्म बनता है। उसके बाद हम देखते हैं मोड ऑफ न्यूट्रिशन, मतलब कि वो खाना किस टाइप से, अपना न्यूट्रिशन किस टाइप से लेते हैं। ऑटोट्रॉफिक भी होता है, मतलब कि जो अपना खाना खुद बना सके। ऑटो मतलब खुद, ठीक है, तो जो अपना खाना खुद बना सकता है उसे हम ऑटोट्रॉफिक बोलते हैं। हेटेरोट्रॉफिक भी होता है बैक्टीरिया, सेप्रोफिटिक, पैरासाइटिक। उसके बाद प्रोटिस्टा होते हैं ऑटोट्रॉफिक, फोटोसिंथेटिक होते हैं और हेटेरोट्रॉफिक होते हैं। अब किन किन टाइप के हेटेरोट्रॉफिक होते हैं ये जब हम प्रोटिस्टा को पढ़ेंगे तो जान जाएंगे। फंगी हेटेरोट्रॉफिक होती है, मोस्ट ऑफ देम सेप्रोफिटिक और पैरासिटिक होती हैं। प्लांटे ऑटोट्रॉफिक होता है, बहुत ही कम प्लांटे हेटेरोट्रॉफिक भी होते हैं जो इंसेक्ट वगैरह को खा लेते हैं। एनिमेलिया में अगर बात की जाए तो हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन होता है, होलोजोइक और सेप्रोफिटिक न्यूट्रिशन। देखो, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में भी कुछ प्रॉब्लम्स आई, जैसे कि बैक्टीरिया 2 टाइप्स के होते हैं। एक बैक्टीरिया होते हैं जो आजकल नए नए बैक्टीरिया हैं, ठीक है। एक बैक्टीरिया होते हैं जो कि पुराने बैक्टीरिया होते हैं और एक्सट्रीम इन्वायरमेंट में, मतलब हार्श कंडीशन में भी वो रह लेते हैं। तो कुछ साइंटिस्ट ने कहा कि इन दोनों बैक्टीरिया को अलग अलग करना चाहिए। तो आए कार्ल वूस, जिन्होंने 3 डोमेन्स ऑफ लाइफ दिया, जिसे हम 6 किंगडम क्लासिफिकेशन के नाम से भी जानते हैं। इन्होंने 3 डोमेन दिए। आर्किया डोमेन, जिसमें प्रोकैरियोटिक सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म आ जाते थे, मतलब कि वो बैक्टीरिया आ जाती थी जो कि एक्सट्रीम एनवायरमेंट्स में भी रह लेती थी। और बैक्टीरिया में वो बैक्टीरिया आ जाती थी जो कि ज्यादा एक्सट्रीम एनवायरमेंट में नहीं रह सकती है। और यूकैरिया डोमेन में वो सारे ही ऑर्गेनिज्म आ जाते थे जो बचे हुए हैं, मतलब कि फंगी, प्रोटिस्टा, एनिमेलिया, प्लांटे। ये होता है 6 किंगडम क्लासिफिकेशन। अब डोमेन्स का क्या मतलब है? डोमेन का मतलब है जिसके अंदर हम किंगडम को भी रख सकते हैं। जैसे यूकैरिया डोमेन में आप देखो तो चारों के चारों किंगडम है, ठीक है। तो अब हम 5 किंगडम क्लासिफिकेशन को डिटेल में पढ़ने वाले हैं। सबसे पहला किंगडम है हमारा मोनेरा। मोनेरा में जितने भी ऑर्गेनिज्म आते हैं वो प्रोकैरियोट्स होते हैं और सभी जगह प्रेजेंट होते हैं, मतलब हर जगह। अगर आप एक हैंडफुल सॉइल निकालोगे उसमें हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स ऑफ बैक्टीरिया होंगे, ठीक है। तो हर जगह होते हैं। इनका स्ट्रक्चर बहुत ही ज्यादा सिंपल होता है लेकिन बिहेवियर बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लेक्स होता है। देखो, अब हम मोनेरा का न्यूट्रिशन पढ़ने जा रहे हैं। तो मोनेरा का न्यूट्रिशन है हेटेरोट्रॉफिक। ज्यादातर जो बैक्टीरिया है वो हेटेरोट्रॉफिक है, लेकिन कुछ बैक्टीरिया है जो अपना खाना खुद बना सकती हैं, ऑटोट्रॉफिक है। अब ऑटोट्रॉफिक में भी 2 टाइप्स आती हैं, कीमो ऑटोट्रॉफिक और फोटो ऑटोट्रॉफिक। कीमो ऑटोट्रॉफिक वो बैक्टीरिया होती हैं जो कि नाइट्राइट्स और नाइट्रेट्स का ऑक्सीडेशन करके एटीपी प्रोड्यूस करती हैं। और फोटो ऑटोट्रॉफिक वो बैक्टीरिया होती हैं जो कि सूरज की रोशनी से अपना खाना खुद बनाती है, जैसे कि प्लांट्स बनाते हैं। अब इसमें भी 2 टाइप्स हो जाती हैं, एन ऑक्सीजेनिक बैक्टीरिया और ऑक्सीजेनिक बैक्टीरिया। एन ऑक्सीजेनिक बैक्टीरिया वो बैक्टीरिया होती हैं जब वो फोटोसिंथेसिस करती हैं उसके बाद जो ऑक्सीजन निकलता है वो नहीं निकलता है उनमें, उसे हम
एनऑक्सीजेनिक बैक्टीरिया बोलते हैं, और जिनमें लास्ट में ऑक्सीजन निकलता है, ठीक है, जैसे कि प्लांट्स में निकलता है, उसे हम ऑक्सीजेनिक बैक्टीरिया बोलते हैं। होप आपको समझ में आया हो। ऑन द बेसिस ऑफ शेप बैक्टीरिया कितने टाइप्स की होती हैं? 4 टाइप की। कोकाई कुछ इस टाइप से होता है, बड़ा करके मैं दिखा देती हूँ। बेसिलस और स्प्रिला और फिब्रियो जो कि कॉमा शेप की होती है। उसके बाद हम बैक्टीरिया के रियल क्लासिफिकेशन में आते हैं। 2 टाइप्स की बैक्टीरिया होती हैं, आर्किया बैक्टीरिया, यू बैक्टीरिया। आर्किया बैक्टीरिया वही बैक्टीरिया जो अभी हमने बात की थी, जो बहुत ही हार्श इन्वायरमेंट में रह सकती हैं, जैसे कि हेलोफाइल्स, जहां पर बहुत ही ज्यादा सॉल्टी एरिया होता है वहां पर ये रह सकती हैं, हाई टेम्परेचर में रह सकती हैं, थर्मोएसिडोफाइल्स जिसे हम बोलते हैं, और रूमिनेंट एनिमल्स, इनके गट में भी बैक्टीरिया होती हैं और उन्हें मिथेनोजेंस बोला जाता है। और फिर वही बैक्टीरिया काऊ डंग में भी रहती है, जिसकी हेल्प से फिर हम कुबर गैस भी बनाते हैं, ठीक है। यू बैक्टीरिया को हम ट्रू बैक्टीरिया बोलते हैं, यूनिसेलुलर होती है, एक्वाटिक होती है, टेरेस्ट्रियल भी होती है। अब आप सोच रहे होंगे इन दोनों में इतना डिफरेंस क्यों है कि एक बहुत ही ज्यादा हार्श इन्वायरमेंट में रह सकती है। तो आर्किया बैक्टीरिया और यू बैक्टीरिया का जो डिफरेंस है वो सेल वॉल में है। जो आर्किया बैक्टीरिया के सेल वॉल का स्ट्रक्चर होता है वो दूसरी तरीके से होता है, और वही रिस्पॉन्सिबल होता है कि वो इतनी हार्श कंडीशंस में भी सरवाइव कर जाते हैं। देखो, बैक्टीरिया का न्यूट्रिशन तो हम पढ़ चुके हैं, लेकिन ब्लू ग्रीन एल्गी हमको डिटेल में पढ़नी है अभी। तो फोटोसिंथेटिक, कीमोसिंथेटिक और हेटेरोट्रॉफ्स बैक्टीरिया होती हैं। ब्लू ग्रीन एल्गी जिसके पास रिजिड सेल वॉल होती है, फ्लैजेला भी होता है, इसके पास जेलेटिनस शीथ होती है। ये क्या करती है? एल्गल ब्लूम्स करती है पोल्यूटेड वाटर में। एल्गल ब्लूम्स मतलब कि जब एक्सेसिव ग्रोथ हो जाती है ब्लू ग्रीन एल्गी की, तब हम बोलते हैं एल्गल ब्लूम हुआ है, ठीक है। तो ये जो एल्गल ब्लूम होता है पोल्यूटेड वाटर में, उसकी वजह से फिशेस मर भी सकती हैं, इसकी वजह से। और हेटेरोसिस्ट होती हैं ब्लू ग्रीन एल्गी में, वो हेटेरोसिस्ट नाइट्रोजन को फिक्स करने की हेल्प में आती है। और ब्लू ग्रीन एल्गी का एग्जांपल है नेक्स्टॉक, एनाबीना, आपके एनसीईआरटी बुक में भी बना हुआ है। कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया भी हम पढ़ चुके हैं, जो कि इनऑर्गेनिक सॉल्ट, नाइट्राइट और नाइट्रेट्स को ऑक्सीडाइज करके जनरेट करते हैं एटीपी। हेटेरोट्रॉफिक भी पढ़ चुके हैं, डिकम्पोजर्स जैसे कि लैक्टोबैसिलस। पैथोजेनिक जो कि हमारे अंदर डिजीज कॉज करती है, हमारे अंदर प्लांट्स के अंदर किसी भी ऑर्गेनिजम्स के अंदर डिजीज कॉज करती है, जैसे कि टाइफाइड, कॉलेरा। अब हम रिप्रोडक्शन के बारे में बात करने वाले हैं। बैक्टीरिया में रिप्रोडक्शन कैसा होता है? फेवरेबल कंडीशन में बाइनरी फिजन होता है, मतलब कि एक सेल है 2 टुकड़ों में बट गया। अनफेवरेबल कंडीशन में मल्टीपल फिजन होता है, मतलब कि जहां पर वो जगह उसके लिए अच्छी नहीं है उसे हम अनफेवरेबल कंडीशन बोलेंगे। तो वहां पर वो क्या करती है? बैक्टीरिया अपने आसपास एक लेयर फॉर्म कर लेती है, उस लेयर को हम सिस्ट के नाम से जानते हैं। और जब वो अनफेवरेबल कंडीशन में होती है तो अंदर ही अंदर मल्टीपल फिजन करते जाती है, बहुत सारे सेल प्रोड्यूस कर लेती है। और जब उसके लिए फेवरेबल कंडीशन आती है तो फिर वो सिस्ट लेयर तोड़ देती है और अपने स्पोर प्रोड्यूस कर देती है। तीसरा मेथड है कॉन्जुगेशन, जहां पर 2 बैक्टीरिया अपना डीएनए ट्रांसफर करते हैं। तो अब हम थोड़ा माइकोप्लाज्मा के बारे में पढ़ने वाले हैं। इसको हम पीपीएलओ के नाम से भी जानते हैं, प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। सबसे छोटा लिविंग सेल होता है ये, और विदाउट सेल वॉल होता है, एरोबिक होता है, मतलब ऑक्सीजन की जरूरत होती है इसको भी, लेकिन ऑक्सीजन के बिना भी रह सकता है। पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म है, मतलब कि प्लांट्स और एनिमल्स में डिजीज कॉज कर सकता है माइकोप्लाज्मा। किंगडम प्रोटिस्टा को पढ़ने से पहले हम किंगडम मोनेरा को एक बार फटाफट से रिवाइज कर लेते हैं। तो किंगडम मोनेरा प्रोकैरियोटिक होता है, यूनिसेलुलर होता है। इसमें जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं वो बैक्टीरिया होते हैं। बैक्टीरिया 2 टाइप के होते हैं, आर्किया बैक्टीरिया और यू बैक्टीरिया। आर्किया बैक्टीरिया एक्सट्रीम कंडीशन में सर्वाइव कर सकती हैं, जैसे कि हेलोफाइल्स, थर्मोएसिडोफाइल्स, मेथेनोजेंस। यू बैक्टीरिया को हम ट्रू बैक्टीरिया के नाम से भी जानते हैं। और बैक्टीरिया मतलब मोनेरा का न्यूट्रिशन होता है मोस्टली हेटेरोट्रॉफिक होता है, लेकिन ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया भी होती हैं। ऑटोट्रॉफिक में कीमो ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया भी होती हैं और फोटो ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया भी होती हैं। फोटो ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया में एनऑक्सीजेनिक बैक्टीरिया होती हैं और ऑक्सीजेनिक बैक्टीरिया होती हैं। तो यहाँ तक हमने पढ़ा था। फिर उसके बाद हमने पढ़ा था रिप्रोडक्शन के बारे में। फेवरेबल कंडीशन में बाइनरी फिजन करता है, अनफेवरेबल कंडीशन में मल्टीपल फिजन स्पोर्स की फॉर्मेशन होती है, और कॉन्जुगेशन तीसरा रिप्रोडक्शन का मेथड है। अब हम किंगडम प्रोटिस्टा पढ़ने वाले हैं। ये सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म होता है, यूनिसेलुलर जिसे हम कहते हैं, और यूकैरियोटिक होता है, ठीक है। मतलब मोनेरा को छोड़ के बाकी सभी यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म होते हैं। ज्यादातर एक्वाटिक होता है, फ्लैजेला और सीलिया भी इसमें होती है। तो प्रोटिस्टा में हमें पढ़ना है क्राइसोफाइट्स, डाइनोफ्लैजेलेट्स, यूग्लेनोइड्स,
स्लाइम मोल्ड्स और प्रोटोजोआ। इसको हम याद कैसे करेंगे, तो आप याद कर सकते हैं इसको। तो प्रोटिस्टा को याद करने की ट्रिक है पेस CD, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो अब हम सबसे पहले क्राइसोफाइट्स पढ़ने वाले हैं। क्राइसोफाइट्स फोटोसिंथेटिक होते हैं, मरीन वाटर में पाए जाते हैं और फ्रेश वाटर में भी पाए जाते हैं। इसमें हमें दो चीजें पढ़नी है, डाई एटम्स और गोल्डन एल्गी। गोल्डन एल्गी को आपको सिर्फ देख लेना है कि इस टाइप से दिखता है। गोल्डन एल्गी को हम डेस्मिड्स के नाम से भी जानते हैं। डाई एटम्स मरीन वाटर में पाया जाता है, इसको हम चीफ प्रोड्यूसर ऑफ ओशन बोलते हैं। देखो, सी से चीफ, सी से क्राइसोफाइट्स, ठीक है। जो सेल वॉल इसकी बनी होती है वो दो थिन ओवरलैपिंग शेल से बने हुए होती हैं, जैसे कि सोप बॉक्स से जो साबुनदानी होती है उसकी तरह बने होते हैं, ठीक है। और उसके अंदर क्या भरा होता है, सिलिका भरा हुआ होता है। और ये जो सेल वॉल होती है ये इंडेस्ट्रक्टिबल होती है, जल्दी नहीं खत्म होती है। तो जब ये मरते हैं ओशन के अंदर, जहां पर मरते हैं वहां पर नीचे वो जो सेल वॉल है वो इकट्ठी होती जाती है। उस अर्थ को हम डाई एटमोशियस अर्थ बोलते हैं और उस सॉइल को ग्रीटी सॉइल बोलते हैं। वो सॉइल पॉलिशिंग और ऑयल और सिरप के फिल्ट्रेशन में हेल्प करती है। गोल्डन एल्गी कुछ इस टाइप से दिखती है। डाइनोफ्लेजलेट्स, डाइनोफ्लेजलेट्स मरीन वाटर में ज्यादातर पाए जाते हैं, फोटोसिंथेटिक होते हैं, येलो, ग्रीन, ब्राउन और रेड कलर के होते हैं। अब ये डिपेंड करता है कि उनके सेल के अंदर पिगमेंट कौन सा है। तो अगर मान लो ग्रीन पिगमेंट होगा तो फिर वो ग्रीन कलर का होगा, ब्राउन का पिगमेंट होगा तो उसके अंदर ब्राउन होगा। डिपेंड करता है पिगमेंट पर कि उसका कलर कैसा होगा, ठीक है। दो फ्लैजेला होता है, जैसे कि नाम ही से पता चल रहा है, डाइनोफ्लेजलेट, डाई फ्लैजेलेट, दो फ्लैजेला होगा, एक लॉन्गिट्यूडनली और एक ट्रांसवर्सली। जो रेड डाइनोफ्लेजलेट होता है वो बहुत ज्यादा रैपिड मल्टीप्लिकेशन कर कर में रेड टाइड्स का कुछ दिखने लगता है। तो इतनी जल्दी ये मल्टीप्लिकेशन करता है ना कि उससे टॉक्सिन्स रिलीज होने लगते हैं। तो जो टॉक्सिन्स रिलीज होते हैं वो दूसरे एनिमल्स की भी जान ले सकते हैं। डाइनोफ्लेजलेट के सेल वॉल में स्टेप सेलुलोज प्लेट भी होती है उनके सरफेस पर, ठीक है। तो यूग्लेनॉइड्स जो होते हैं वो फ्रेश वाटर में पाए जाते हैं, स्टैग्नेंट वाटर में भी मिल जाते हैं। इनके पास सेल वॉल नहीं होती है, लेकिन प्रोटीन की एक रिच लेयर होती है जो कि इनकी फ्लेक्सिबिलिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है, और उस लेयर का नाम है पेडिकल। दो फ्लैजेला होते हैं, लॉन्ग एंड शॉर्ट। मिक्सोट्रॉफ्स होते हैं, मतलब कि अगर सनलाइट नहीं रहेगी तब ये हेट्रोट्रॉफ की तरह रहेंगे, किसी भी छोटे ऑर्गेनिज्म का शिकार करके खा लेंगे। लेकिन जब लाइट रहेगी, सनलाइट रहेगी, तब ये ऑटोट्रॉफ बन जाते हैं, अपना खाना खुद बना सकते हैं। इसका एग्जाम्पल है यूग्लेनॉइड से यूग्लेना। तो अब हम पढ़ने वाले हैं स्लाइम मोल्ड, जो कि सेप्रोफाइट होता है, मरी सड़ी गली चीजें खाता है ये। तो जैसे पानी फर्श पर गिर जाता है तो फिर वो बह रहा होता है, रास्ता खुद ढूंढ लेता है, वैसे स्लाइम मोल्ड भी बह रहा होता है इस टाइप से। और इसके पास डिकेइंग ट्विक्स होते हैं, और उन्हीं ट्विक्स के हेल्प से जहां पर ये चल रहा होता है उनके नीचे अगर कुछ सड़ा गुला मरा चीज है तो उसको ये खा लेगा उन्हीं ट्विक्स के हेल्प से। रिप्रोडक्शन की बात की जाए तो सूटेबल कंडीशन में प्लाज्मोडियम फॉर्म करता है, अनसूटेबल कंडीशन में फ्रूटिंग बॉडीज में हैप्लॉइड स्पोर्स आते हैं, हैप्लॉइड स्पोर्स जाइगोट बनाते हैं और वो जाइगोट जर्मिनेट करते हैं। जो ये स्पोर होते हैं काफी ज्यादा रेजिस्टेंट होते हैं एयर वाटर सब चीज से। प्रोटोजोआ पूरा का पूरा हेटेरोट्रॉफिक होता है, इसी वजह से प्रिमिटिव रिलेटिव ऑफ एनिमल्स भी कहा जाता है, क्योंकि एनिमल्स भी खुद का खाना नहीं बना पाते हैं। अब हेटेरोट्रॉफ्स ये दो टाइप से होते हैं, प्रेडेटर्स, या फिर ये शिकार करके खाते हैं, या फिर पैरासाइट, किसी ऑर्गेनिज्म के अंदर रहकर उस ऑर्गेनिज्म का खाना खा लेते हैं, जिसकी वजह से वो ऑर्गेनिज्म बीमार पड़ जाता है, मतलब कि डिजीज कॉज करते हैं, सिंपल सी लैंग्वेज में। अमीबॉइड प्रोटोजोआ पढ़ना है हमें, फिर फ्लैजेलेटेड प्रोटोजोआ, फिर स्पोरोजोआ, फिर सिलिएटेड। इसका ट्रिक है फास्ट, FASC, ठीक है। सबसे पहले हम पढ़ते हैं अमीबॉइड। अमीबॉइड प्रोटोजोआ जो होते हैं वो जूडोपोडिया के हेल्प से चलते हैं और जूडोपोडिया के हेल्प से खाना खाते हैं। ये दोनों टाइप्स के होते हैं, प्रेडेटर्स भी पैरासाइट्स भी। प्रेडेटर्स के एग्जांपल है अमीबा, पैरासाइट का एग्जांपल है इंटामीबा। इनके सरफेस पर सिलिका के शेल्स होते हैं। अब उसके बाद हम फ्लैजेलेटेड प्रोटोजोआ पर पढ़ते हैं। फ्लैजेलेटेड प्रोटोजोआ फ्री लिविंग होते हैं, पैरासाइट होते हैं, फ्लैजेला इनके पास होता है, नाम ही से पता चल रहा है। अब जब पैरासाइट होते हैं तो पक्की सी बात है ये डिजीज जरूर कॉज करेंगे। तो इसका एग्जांपल है ट्राइपोनोसोमा, जो कि स्लीपिंग सिकनेस कॉज करता है। फिर उसके बाद आते हैं स्पोरोजोआ पे, ये इन्फेक्शियस स्पोर लाइक स्टेज होता है, जैसे कि प्लाज्मोडियम। सिलिएटेड प्रोटोजोआ में बहुत सारी सीलिया होती हैं, एक्वाटिक होता है ये, और इसके अंदर एक कैविटी भी पाई जाती है जिसे हम गलत के नाम से जानते हैं। तो इसके एग्जांपल है पैरामीशियम। तो अब हम फटाफट से जो हमने प्रोटिस्टा पढ़ा उसको रिवाइज कर लेते हैं, मोनरा जैसे हमने रिवाइज किया था। तो प्रोटिस्टा एक यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है, ओके। ऑटोट्रॉफिक भी होता है, हेटेरोट्रॉफिक भी होता है, सही बात है।
फिर उसके बाद हमने क्राइजोफाइट्स पढ़ा, डाइनोफ्लेजिलेट्स पढ़ा, यूग्लेनोइड्स पढ़ा, स्लाइम मोल्ड्स पढ़ा और प्रोटोजोआ पढ़ा। क्राइजोफाइट्स में हमने डाई एटम्स और डेस्मिड्स देखा था। डाई एटम्स सिलिका की लेयर होती है, ठीक है, जो कि बहुत दिन तक रहती है, इंडेस्ट्रक्टिबल होती है। फिर वो जहां पर वो मर जाते हैं डाई एटम्स, वहीं पर इकट्ठे होते होते ग्रिटी सॉइल बनाती है और वो ग्रिटी सॉइल पॉलिशिंग और फिल्ट्रेशन की हेल्प में आती है। फिर उसके बाद डेस्मिड्स में हमें इतना कुछ पढ़ना नहीं था। फिर डाइनोफ्लेजिलेट में हमने रेड डाइनोफ्लेजिलेट की बात की कि वो रेड टाइड्स फॉर्म कर देता है, टॉक्सिन्स रिलीज होते हैं जिसके कई सारे ऑर्गेनिज्म मर भी जाते हैं, एक्वाटिक ऑर्गेनिज्म। और इनके जो कलर्स होते हैं वो पिगमेंट्स पे डिपेंड करते हैं कि सेल में पिगमेंट कौन से टाइप का है। फिर उसके बाद हमने यूग्लेनोइड्स पढ़ा। यूग्लेनोइड्स मिक्सोट्रॉप्स होते हैं और स्टैग्नेंट और फ्रेश वाटर में भी पाए जाते हैं। इसका एग्जांपल यूग्लिना था। फिर उसके बाद हमने स्लाइम मोल्ड पढ़ा, जिसके पास डिकेइंग ट्विग्स होते हैं, उसी की हेल्प से वो खाना खाता है और स्पोर्स भी फॉर्म करता है। फिर उसके बाद हमने पढ़ा प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ में ये 4 टाइप हमने पढ़ लिया है फास्ट, ठीक है, अमीबॉइड और फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोआ, स्पोरोजोआ, सिलिएटेड प्रोटोजोआ। जो किंगडम फंगी होती है ये हेटेरोट्रॉफ होती है, ये तो हमने पढ़ लिया। ग्रेट डाइवर्सिटी होती है इन मॉर्फोलॉजी एंड हैबिटेट, हर जगह मिल जाती है भाई, हमें घर पर भी मिल जाएगी। आप ब्रेड को देखो, इस टाइप से ब्रेड में होता है, ठीक है, इस टाइप की सफेद सफेद चीजें आ जाती हैं, तो ये क्या होता है, ये फंगी तो होती है। इसी वजह से जो हर जगह मिल जाता है, इसी वजह से हम इसको कॉस्मोपॉलिटन भी बोलते हैं। और ये वार्म, गर्म और नमी की जगह पे पैदा होती है। सेल वॉल इसकी चिटिन और पॉलीसेकेराइड से बनी होती है। चिटिन भी बोलते हैं, काइटिन भी बोलते हैं, आपको जो बोलना है वो बोलो, ठीक है। देखो कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं कि फंगी मिलती कहाँ पे है। मॉइस्ट ब्रेड में फंगी मिलती है, ठीक है, रॉटन फ्रूट्स में फंगी मिलती है, मशरूम फंगी होते हैं, टोडस्टूल फंगी होता है, मस्टर्ड लीफ में जो व्हाइट स्पॉट होता है वो भी फंगी होता है, ईस्ट फंगी होती है, और ईस्ट एक ऐसी फंगी है जो कि यूनिसेलुलर होती है, बाकी सब मल्टीसेलुलर होती है। व्हीट रस्ट फॉर्म करता है, वो भी फंगी होती है, पक्सीनिया। एंटीबायोटिक भी फंगी होती है, जिसका एग्जाम्पल है पेनिसिलियम। न्यूट्रिशन इसका देखते हैं तो सैप्रोफिटिक भी होता है, पैरासिटिक भी होता है और सिम्बायोटिक भी होता है। सैप्रोफिटिक फंगी मतलब कि डेड ऑर्गेनिक मैटर से ये न्यूट्रिशन ले रही है। कुछ फंगी जो होते हैं वो एनिमल्स और प्लांट्स को इन्फेक्ट करके उनके अंदर डिजीज कॉज करके अपना न्यूट्रिशन लेते रहते हैं। और कुछ फंगी सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में आ जाते हैं। हाँ, हम इंसान भले ही नहीं है रिलेशनशिप में, लेकिन फंगी रिलेशनशिप में होती है, प्लांट्स के साथ हो सकती है, एल्गी के साथ। फंगी को अगर आप देखो तो लॉन्ग सिलेंडर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर कुछ इस टाइप से आपको दिखेगा, ठीक है। इसे हम क्या बोलते हैं, इसे हम हाइफा बोलते हैं। हाइफा 2 टाइप्स के होते हैं। पहले तो देखो एक हाइफा होता नहीं है, किसी भी फंगी में एक हाइफा नहीं होते, एक से ज्यादा हाइफा होते हैं। तो एक से ज्यादा हाइफा को मतलब ग्रुप ऑफ हाइफा को हम माइसीलियम बोलते हैं। 2 टाइप के हाइफा होता है, एक तो जिनमें सेपरेशन होती है, तो जिनमें सेपरेशन होती है उसे हम सेप्टेट हाइफा बोलते हैं, और जिनमें सेपरेशन नहीं होती है, एक जैसे होते हैं, ठीक है, उसे हम एसेप्टेट बोलते हैं। और इसका एक अलग से टर्म है काइनोसिटिक हाइफा। ओके, अब देखो रिप्रोडक्शन कितने टाइप्स के होते हैं फंगी में। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल और सेक्सुअल, तीनों रिप्रोडक्शन हमें देखने को मिलता है। वेजिटेटिव में फ्रेगमेंटेशन, फिजन, बडिंग, ये तीनों ही। एसेक्सुअल में कोनिडिया भी बनती है, स्पोरंजियोस्पोर्स भी बनते हैं, ज़ूस्पोर्स भी बनते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में oospore, एस्कोस्पोर और बेसिडियोस्पोर बनते हैं। एस्कोस्पोर और बेसिडियोस्पोर्स स्पेशल फंगी में बनते हैं, ये हम आगे देख लेंगे। अब सेक्सुअल साइकिल में क्या क्या आता है, प्लाज्मोगेमी, जिसमें प्रोटोप्लाज्म फ्यूज होता है, ठीक है, उसे हम बोलते हैं प्लाज्मोगेमी। कार्योगेमी में जिसमें न्यूक्लियस फ्यूज होता है। फिर उसके बाद मियोसिस होता है, और ये डाइकैरियोटिक स्टेज होती है जहां पर न्यूक्लियस 2 होता है लेकिन सेल 1 होता है, ये हम आगे देख लेंगे। और किस फंगी में होता है ये भी हम देख लेंगे। तो इतने टाइप्स की फंगी होती हैं, फाइकोमाइसिटीज, एस्कोमाइसिटीज, बेसिडियोमाइसिटीज और ड्यूट्रोमाइसिटीज। फाइकोमाइसिटीज को हम प्रिमिटिव फंगी बोलते हैं, एसेप्टेट होती है, मतलब कि कोइनोसाइटिक हाइफा होता है इसके पास, ठीक है, एक्वाटिक होती है, और जो सड़ी हुई लकड़ी के टुकड़े होते हैं वहां पर ये उगती है। इंडोजीनियस स्पोर होते हैं, मतलब कि स्पोर अंदर निकलते हैं, बाहर नहीं। एसेक्सुअल स्पोर की बात की जाए तो स्पोरेंजियम के अंदर स्पोर्स आते हैं, हैप्लॉइड स्पोर्स। 2 टाइप के स्पोर्स होते हैं, मोटाइल स्पोर्स जिसे हम जू स्पोर के नाम से जानते हैं, और इमोटाइल स्पोर जिसे हम एप्लानोस्पोर्स के नाम से जानते हैं। ये सेक्सुअल साइकिल ये रही फाइकोमाइसिटीज की। तो ये यहाँ पर हाइफा है, इन्होंने अपने प्रोटोप्लाज्म या फिर आप बोल सकते हैं साइटोप्लाज्म को मिक्स किया, प्लाज्मोगेमी किया। फिर उसके बाद जाइगोस्पोरेंजियम बना, जाइगोस्पोरेंजियम के बाद कार्योगेमी हुई जिसमें 2 न्यूक्लियस
फ्यूज हुए आपस में। उसके बाद डिप्लॉइड स्पोर फॉर्म हुआ और उस स्पोर ने मियोसिस की और यहाँ पर ये सारे स्पोर बन रहे हैं। कहाँ पर? फ्रूटिंग बॉडीज में। फ्रूटिंग बॉडीज में बन रहे हैं। ये स्पोर जब फ्रूटिंग बॉडीज के बाहर निकलेंगे तो जर्मिनेट करेंगे और फिर दोबारा से हमारी फंगी बना लेंगे। फाइकोमाइसिटीज के लर्न करने का ट्रिक देख लेते हैं। आर्म से एल्ब्यूको, आर से रहिजोपस और एम से म्यूक। उसके बाद अब हम पढ़ते हैं एस्कोमाइसिटीज। एस्कोमाइसिटीज को हम सैक फंगी के नाम से जानते हैं और इसमें से मोस्ट ऑफ देम आर मल्टी सेलुलर। देखो फंगी में सिर्फ ईस्ट ही एक एग्जाम्पल है जो कि यूनिसेलुलर होता है, बाकी सभी मल्टी सेलुलर हैं। ठीक है, सेप्रोफाइट्स भी होते हैं, डिकम्पोजर्स भी होते हैं, पैरासाइट्स भी होते हैं और कैप्रोफाइलस भी होते हैं। कैप्रोफाइलस जो गोबर में निकलती है, काउ डंग में निकलते हैं जो फंगी, उसे हम कैप्रोफाइलस बोलते हैं। माइसेलियम इसका ब्रांच होता है, सेप्टेट होता है। एसेक्सुअल में कोनिडिया स्पोर फॉर्म करते हैं और सेक्सुअल में एस्को स्पोर फॉर्म करते हैं, जो कि अभी हमने बात की थी। कोनिडिया निकलते हैं एसेक्सुअल स्पोर में, ये एक्सोजिनसली निकलते हैं, मतलब कि हाइफे के ऊपर निकलते हैं, बॉडी के अंदर नहीं, बॉडी के बाहर निकलते हैं। ठीक है, सेक्सुअल स्पोर जो होते हैं वो एस्को स्पोर होते हैं जो कि सैक के अंदर होते हैं। ठीक, सैक जिसे हम एस्की बोलते हैं, वो एक अरेंजमेंट बना लेते हैं, उन अरेंजमेंट को हम फ्रूटिंग बॉडीज बोलते हैं, एस्कोकार्ड्स बोलेंगे। तो ये देखो भाई, ये है हाइफा और उसके बाद ये है कोनिडिया हमारा, उसके बाद ये प्लाज्मोगैमी हो रही है, फिर डाइकैरियोन हो रही है, जो कि अभी हमने बताया था डाइकैरियोटिक स्टेज वो स्टेज होती है जहां पर न्यूक्लियस दो होते हैं लेकिन सेल एक ही होता है। उसके बाद कार्योगैमी हो रही है, फ्यूजन हो रहा है न्यूक्लियस का, फिर 2n बन जा रहा है। फिर उसके बाद मियोसिस होकर एसिडियो स्पोर बनाया जा रहा है। एसिडियो स्पोर कहां पर बन रहा है? एस्कोकार्प के अंदर बन रहा है। फिर जब एसिडियो स्पोर बाहर निकलता है तब वो जर्मिनेट करके एक नई एस्कोमाइसिटीज फंगी बनाता है। तो अब हम इसका याद करने का तरीका देख लेते हैं। इसका याद करने का ट्रिक है नेक्टिम्फ। एन से न्यूरोस्पोरा जो कि बायोकेमिकल और जेनेटिक वर्क में आती है। ए से एस्परगिलस, सी से क्लेविसेप्स, टी से ट्रफल्स, वाई से ईस्ट, एम से मूरल्स, पी से पेनिसिलियम। पेनिसिलियम एक एंटीबायोटिक है और ट्रफल्स और मूरल्स एडिबल होती हैं, इन्हें हम खाते हैं। पेसिडियोमाइसिटीज में आ जाते हैं मशरूम, ब्रैकेट फंगी, बॉल्स। ये सॉइल में भी निकलते हैं, वुडलॉक्स पे भी निकलते हैं और ट्री स्टम्प्स पे भी निकलते हैं। माइसेलियम इनका ब्रांच होता है और सेपरेट होता है। एसेक्सुअल स्पोर्स इसमें नहीं मिलता है, सेक्सुअल ऑर्गन एब्सेंट होता है, लेकिन फिर भी बेसिडियो कार्प के अंदर बेसिडियो स्पोर्स निकलते हैं और यही स्पोर्स आगे चल के जर्मिनेट करके बेसिडियोमाइसाइट्स बनाते हैं। बेसिडियोमाइसाइट्स का एग्जांपल है, ट्रिक है पाउ, PAU। पी से पुक्सिनिया, ए से एगेरिकस, यू से स्टीलैगो। पुक्सिनिया जो होता है वो व्हीट रस्ट फॉर्म करता है। अब हम ड्यूट्रोमाइसिटीज पढ़ लेते हैं। ड्यूट्रोमाइसिटीज को हम इम्परफेक्ट फंगी बोलते हैं क्योंकि इसमें सिर्फ एसेक्सुअल और वेजिटेटिव फॉर्म ही हमें पता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हमें पता ही नहीं है इसमें कैसे होता है। और अगर हमें पता चल जाता है किसी भी फंगी में, किसी भी ड्यूट्रोमाइसिटीज फंगी में कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इसका ऐसे होता है, तो वो या फिर एस्कोबाइसिटीज में रख दिया जाता है या फिर बेसिडियोमाइसिटीज में। तो इसी वजह से इसे इम्परफेक्ट फंगी बोलते हैं। एसेक्सुअल स्पोर इसका कोनिडिया है। माइसेलियम सेप्टेट और ब्रांच्ड है। स्पोरोफाइट्स भी होती है, पैरासाइट भी होती है, डिकम्पोजर भी होती है और डिकम्पोजर का लिटर होता है, वो मिनरल साइकिल में भी हेल्प करता है। इसका एग्जांपल है कैट, कोलेटोट्राइकम, ए से अल्टरनेरिया, टी से ट्राइकोडर्मा। फाइकोमाइसिटीज एक ऐसी फंगी है जो कि जिसका हाइफा कोइनोसाइटिक होता है, मतलब कि एसेप्टेट होता है। बाकी सभी फंगी का माइसेलियम हाइफा सेप्टेट होता है और ब्रांच्ड होता है। देखो, किंगडम प्लांटे और किंगडम एनिमेलिया हमको डिटेल में दूसरे चैप्टर्स में पढ़ना है, लेकिन इंट्रोडक्शन हम इसमें यहाँ पर ले रहे हैं कि थोड़ा बहुत हमको आइडिया हो जाए। ठीक है, किंगडम प्लांटे यूकैरियोटिक होता है, क्लोरोफिल इसके अंदर होता है, ऑटोट्रॉफ होता है, लेकिन पार्शियली हेटेरोट्रॉफ भी होता है। यस, कुछ प्लांट्स अपने से खाना नहीं बनाते हैं, कुछ प्लांट्स इंसेक्टिवोरस होते हैं, जैसे कि ब्लेडर वॉर्ट और वीनस फ्लाईट्रैप। इनके आसपास कोई भी कीड़े मकोड़े आएंगे, इंसेक्ट आएगा, बस वो उनको खा जाएगा। पैरासाइट होता है टेस्केटा, जो कि दूसरों को होस्ट करके अपना न्यूट्रिशन लेता है। ठीक है, यही एक ऐसी चीज थी जो कि हमको नेक्स्ट चैप्टर में प्लांट्स के बारे में नहीं बताई गई है। बाकी सारी चीज डिटेल में किंगडम प्लांटे चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं।
लाइफ साइकिल प्लांट्स में दो होता है, डिप्लॉइड स्पोरोफाइट, एक हैप्लॉइड गैमेटोफाइट। तो नहीं समझ में आ रहा है, नेक्स्ट चैप्टर में हम वैसे भी पढ़ने वाले हैं। प्लांटे में हमें पढ़ना क्या क्या है, एल्गी, बैरियोफाइट, टेरिडोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म्स और एंजियोस्पर्म्स। इतनी चीजें हमें प्लांटे के बारे में नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ना है। तो हम किंगडम एनिमेलिया में आ जाते हैं, जिन किंगडम में हम आते हैं, ठीक है। तो हेट्रोट्रॉफ होते हैं, यूकैरियोटिक होते हैं, जिनके अंदर सेल वॉल नहीं होती है और ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं। वायरसेस, वायरॉइड्स, प्रियॉन्स और लिचेंस ऐसे ऑर्गेनिज्म है जिनको किसी ने मेंशन नहीं किया अपनी क्लासिफिकेशन में, आर एच विटेकर ने भी नहीं मेंशन किया। तो वायरस का मतलब होता है विनोम, या विनोम का मतलब होता है पॉइजनस फ्लूइड, ठीक है। दिमित्री इवानोसाकी 1892 में इन्होंने बताया कि एक माइक्रोब है जो कि बैक्टीरिया से भी छोटा है और वो ट्रेबेकोमोजेक डिजीज फॉर्म करता है। मतलब इन्होंने बता दिया कि बैक्टीरिया से छोटा है, लेकिन नाम नहीं दिया। फिर एमडब्ल्यू बैजर्निक ने 1898 में बताया कि वो माइक्रोब जो तुम बता रहे हो बैक्टीरिया से छोटा है, उसे वो कॉन्टेजियम वाइवम फ्लूइडम है, मतलब कि इंफेक्शियस लिविंग फ्लूइड है। कॉन्टेजियम मतलब इंफेक्शियस, वाइवम मतलब कि लिविंग, और फ्लूइडम मतलब फ्लूइड, ठीक है। अब एमडब्ल्यू को उल्टा कर दो तो WM स्टेनले 1935 में इन्होंने बताया ये क्रिस्टलाइज्ड वायरस है, ऑब्लिगेट पैरासाइट है। मतलब कि अगर नॉन लिविंग थिंग्स पर रहेगा तब ये एक नॉन लिविंग बन के रहेगा, लेकिन जहां पर ये लिविंग बींग्स के अंदर चला जाएगा ये एक लिविंग बींग बन जाएगा और पैरासाइट बन जाएगा, मतलब कि उस लिविंग बींग्स की बॉडी से अपना न्यूट्रिशन लेता रहेगा। और इस वायरस के ऊपर एक कोट होता है, प्रोटीन कोट, जिसे हम कैप्सिड के नाम से जानते हैं, और ये कैप्सिड सब यूनिट से बनी होती हैं जिन्हें हम कैप्सोमियर्स के नाम से जानते हैं। कई टाइप्स के वायरस होते हैं, जैसे कि देखो, सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए वाला वायरस प्लांट्स में डिजीज कॉज करता है। सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए, डबल स्ट्रैंडेड आरएनए, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए वाला वायरस एनिमल में डिजीज कॉज करता है। और डबल स्ट्रैंडेड डीएनए वाला वायरस बैक्टीरिया में डिजीज कॉज करता है, ठीक है। तो इतनी चीज याद रखिएगा। अब जैसे एनिमल्स में मम्प्स, स्मॉल पॉक्स, हर्प्स, इन्फ्लुएंजा, एड्स, कोविड, ये सब वायरस कॉज करता है। प्लांट्स में सिम्टम्स बताए गए हुए हैं, डिजीज का नाम नहीं बताया हुआ है। तो मोजेक फॉर्मेशन, लीफ रोलिंग, कर्लिंग, येलोइंग, वेन क्लियरिंग, ड्वार्फिंग, इंस्टेंटेड ग्रोथ, ये सभी एक सिम्टम है प्लांट में कि वायरस ने प्लांट पर हमला किया हुआ है, ठीक है। अब अभी जितनी क्लासिफिकेशन हमने वायरसेस की थी उसमें मैं बता दूं, कहीं पे आपको आरएनए और डीएनए साथ में नहीं नजर आएगा, क्योंकि वायरस में या फिर आरएनए होगा या फिर डीएनए होगा, दोनों साथ में नहीं होंगे। तो अब हम आते हैं वायरॉइड्स पर। तो वायरॉइड्स को 1971 में टीओ डायनर ने बताया ये एक इंफेक्शियस एजेंट है जो कि वायरस से भी ज्यादा छोटा होता है। और इस पहली बात देखो, इसमें सिर्फ आरएनए होता है, ठीक है, वायरस से भी छोटा होता है, और आरएनए बिना कैप्सिड के होता है, और जो आरएनए होता है उसका मॉलिक्यूलर वेट भी बहुत ज्यादा कम होता है। ये पोटैटो स्पिंडल डिजीज कॉज करता है। प्रियॉन्स जो होते हैं वो एबनॉर्मली फोल्डेड प्रोटीन होते हैं और इनका साइज वायरसेस के उतना ही होता है। ये न्यूरोलॉजिकल डिजीज कॉज करते हैं, जैसे कि BSE मैड काउ डिजीज है जो कि काउ में होता है, CR जैकोब डिजीज जो कि ह्यूमन में होता है, ठीक है। ये बोविन स्पॉन्जी फॉर्म इंसेफेलोपैथी BSE का डिफरेंट नेम है, मैड काउ डिजीज और CR जैकोब डिजीज। लिचेंस जो होते हैं वो सिम्बायोटिक एसोसिएशन होते हैं, मतलब कि एक एल्गी और फंगी का बनाया हुआ एक छोटा सा घर होता है, बड़े ही प्यार से बनाते हैं क्योंकि ये सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में होते हैं। एल्गल कंपोनेंट को हम फाइकोबायोन्स बोलते हैं, जो कि घर की फीमेल होती हैं, घर का खाना बनाती हैं, ऑटोट्रॉफिक होती हैं। फंगल कंपोनेंट को हम माइकोबायोन्स बोलते हैं, जो घर के मेल होते हैं, सब कुछ बाहर से लेकर आते हैं, खाना पानी मिनरल। रिलेशंस में एल्गी और फंगी साथ मिलते हैं, रिलेशनशिप बनाते हैं। एल्गी फंगी के ऊपर डिपेंड करती है कि फंगी मिनरल और भी न्यूट्रिएंट्स लेकर आएगा, और फंगी एल्गी के ऊपर डिपेंड करती है कि एल्गी मेरे लिए खाना बनाएगी, ठीक है। और जो लिचेंस होते हैं वो एक गुड इंडिकेटर होते हैं पोल्यूशन का, मतलब कि लिचेंस वहीं पर निकलते हैं जहां पर पोल्यूशन नहीं आता है, ठीक है। अच्छा, ये है माइक्रोरिजा, जो कि ये भी एक सिम्बायोटिक एसोसिएशन है, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप है एक फंगी और हायर प्लांट्स के रूट के साथ। ये जो आपको व्हाइट 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 दिख रहा है ना, ये सब क्या है, माइक्रोरिजा, ठीक है। इस रिलेशनशिप को हम ये बोलते हैं। विद दिस हमारा चैप्टर खत्म हो गया। आपको कोई भी डाउट हो आप मुझे
कह सकते हो, आप मुझे बता सकते हो कमेंट सेक्शन में। और कोई चीज़ जो मुझे मेरी वीडियो में इम्प्रूव करने के लायक हो वो भी आप मुझे बता सकते हो।